नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के आगे वाली सीरीज़ पे बात करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने समझा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, साथ ही मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है। इसके साथ में हमने समझा कि अर्थव्यवस्था के सेक्टर यानी क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। मेनली 3 प्रकार बताए, टोटल हमने 5 प्रकारों को पढ़ा। और इस पिछले वाली वीडियो की अगर आपने नहीं देखा है तो पहले मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप उस वीडियो को जाके चेक करिए, देखिए उसको। उसकी एक उपलब्धि ये है कि हाल फिलहाल में यूपी पीसीएस का पेपर हुआ 2024 में, मैं ये बात कर रहा हूँ। उसमें से इस वीडियो से जो हमने लास्ट में बनाई थी, कोइंसिडेंस कहिए या फिर एक अच्छे तरीके की मेहनत कहिए, आप इसमें जो भी कहना चाहें, इसमें से 4 सवाल केवल 42 मिनट की वीडियो से मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे भी इस सेक्टर में एक लंबा समय हो गया है पढ़ते पढ़ाते हुए। तो इतने छोटे से सेगमेंट में से अगर इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है तो ये यकीनन बहुत अच्छा आप लोगों के लिए लाभदायक वीडियो रहेगा। लगातार इस तरीके के प्रयास हमारी तरफ से जारी रहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। आप लोग वीडियो को शेयर करना और उसको लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमी के नए टॉपिक से। आज हमारा टॉपिक रहेगा वृद्धि और विकास। आज हम बात करेंगे कि आपने 2 शब्दों के बारे में सुना होगा, वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट। अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो दोनों शब्दों को हम एक लय में पढ़ जाते हैं कि ग्रोथ, कहीं पे हम ग्रोथ इस्तेमाल कर देते हैं, कहीं पे हम डेवलपमेंट इस्तेमाल कर देते हैं। पर इकोनॉमी की सेंस में ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफर करती हैं, थोड़ी सी अलग होती हैं। कितनी अलग हैं, आइए समझते हैं। देखिए, अगर मैं पहले सामान्य ओरली आपको समझाऊं, अगर हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि एक आयामी होती है, यानी सिंगल डायमेंशन वाली चीज को हम वृद्धि कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि उसकी हाइट की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, यानी हाइट के बारे में बात करा है। आपके शरीर के बहुत सारे विकास में से केवल एक चीज को पकड़ा, हाइट के बारे में बात करी, यानी एक आयाम पे बात करेंगे तो वृद्धि हो सकती है। अगर हम कहें कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, तो हम क्या कहते हैं, ओवरऑल विकास हुआ उसका। अगर हम देखें संपूर्ण, जब हम संपूर्णता की बात करते हैं तब हम संपूर्ण विकास को शामिल करते हैं, तब हम संपूर्ण वृद्धि नहीं कहते। तो यानी विकास में क्या चीजें शामिल होंगी, विकास में एक से ज्यादा कई सारे आयाम शामिल होंगे। इसी बात को हम अपनी अर्थव्यवस्था में अप्लाई करके देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में वृद्धि और विकास किस तरीके से अलग अलग होते हैं। हम बात कर रहे हैं वृद्धि की, एक तरफ हम बात करेंगे विकास की। वृद्धि की अगर मैं बात करें तो इसका संबंध किससे होता है, आर्थिक क्रियाकलापों की बढ़ोतरी से है। अगर किसी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। वहां पे हम डेवलपमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने केवल इकोनॉमी का एक आयाम लिया है और वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी में केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, उसमें से हमने एक आयाम पे बात करी। जब भी इकोनॉमी में एक आयाम पे बात होगी तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रोथ से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात करें, यह गुणात्मकता पर बात नहीं करती है या गुणवत्ता पर बात नहीं करती है, यानी क्वालिटी से संबंध नहीं है ग्रोथ का। ग्रोथ में आप क्वालिटी नहीं कह सकते। आप क्या कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छी है और इसकी वजह से देश में इक्वालिटी आ रही है। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी देश में जो आर्थिक क्रियाकलाप हो रहा है, उस आर्थिक क्रियाकलाप से देश के सभी लोगों को, सारी जनता को बराबर रूप में रोजगार प्रोवाइड हो रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप बराबरी की बात करें, इससे आप कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी भी स्थापित हो रही है। इससे महिलाओं को भी बराबरी का रोजगार मिल रहा है, पुरुषों को भी बराबरी का रोजगार मिल रहा है, इसमें सभी को बराबरी का हक है। तो ये हो जाएगी क्वालिटी वाली बात। हमने क्या कहा, वृद्धि किस पे बात नहीं करती है, ये गुणवत्ता पर बात नहीं करती है, क्वालिटी पे बात नहीं करती है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, इन सब सेगमेंट पर बात नहीं करती है, बल्कि किस पे बात करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बढ़ी या कितनी घटी। यानी हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो क्या है, एक नंबर है, एक संख्यात्मक माप है, एक क्वांटिटी की बात कर रहा है। ये क्वांटिटी मेजरमेंट करने का तरीका है। नेक्स्ट, अगर आपको जीडीपी का, अगर आपको ग्रोथ को मापना हो, ग्रोथ इसको जीडीपी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, जीडीपी में। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि अभी हम जीडीपी पे डिटेल से अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आप जीडीपी को सोच सकते हैं, जीडीपी मतलब देश का कुल पैसा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसको किस में मापा जाता है, जीडीपी में। जैसे आपने सुना होगा कि उस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट ये रहा, तो किस में मापी, जीडीपी में मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
अगर हम बात करें कि किसके लिए जरूरी होता है, तो विकसित देशों के लिए क्या होता है, वृद्धि जरूरी होती है। ये विकसित देशों के लिए आवश्यक चीज है। हम बात कर रहे हैं विकास की। नेक्स्ट है हमारा विकास यानी डेवलपमेंट। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देता है। यहां पे क्या बताया था, केवल और केवल आर्थिक गतिविधियों के बारे में बात करता है, आर्थिक क्रियाकलाप यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करता है ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट में क्या कह रहा है, डेवलपमेंट में कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ में जीवन की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रहा है, यानी शिक्षा। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी देश में बढ़ रही है तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि उस देश में लोगों की साक्षरता, लोगों का कौशल ये भी बढ़ रहा हो, लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़ रहा हो, अधिकतर लोग जो है वो कुपोषण के शिकार ना हो बल्कि वो पोषित हो, न्यूट्रिशन मिलता रहा हो उनका। नेक्स्ट, इसमें पर्यावरण के मुद्दों को भी शामिल किया जाता है। केवल इतना नहीं कर लेना है कि डेवलपमेंट करने की होड़ में, विकास करने की होड़ में या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने की होड़ में हमने जंगलों को काट दिया, हमने मिट्टी को प्रदूषित कर दिया, हमने जल को प्रदूषित कर दिया। ये नहीं होना है, बल्कि क्या करना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पर्यावरण की चीजें हैं वो भी सुरक्षित रहे। तब हम कहेंगे कि इसी देश में कंप्लीटली विकास हुआ है, उस देश में सच्चा विकास हुआ है। यानी ये पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों को भी शामिल करता है। अगर हम माप देखें तो ये संख्यात्मक तो है ही है। एक बात ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कहना है कि विकसित देशों के लिए तो जीडीपी या हम कहें कि ग्रोथ जरूरी होती है और विकासशील देशों के लिए केवल विकास जरूरी होता है जिसमें ग्रोथ मायने नहीं रखती। नहीं, ग्रोथ तो इंजन है, ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। विकासशील देशों को भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई काम करना है, अरे पर्यावरण को भी बचाना है तो पैसा चाहिए ना। तो क्या करना पड़ेगा, इस ये माप संख्यात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है। जैसे हमने कहा, वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देता है। अगर हम मापक की देखें, यानी इसको हम किस पैरामीटर पे मापते हैं, इसके लिए एचडीआर निकाला जाता है, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है, उसके लिए उससे इसको मापा जाता है। अगर हम बात करें ये किस प्रकार के देशों के लिए जरूरी होता है, तो ये विकासशील यानी जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, ग्रोथ भी करनी है और आपको क्या करना है, अपने नागरिकों को, अपनी जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी मुक्त जीवन ये सब भी प्रोवाइड कराना होता है। इसलिए ज्यादा सेंस में जो विकासशील देश हैं उनके लिए विकास जरूरी होता है, उनके लिए डेवलपमेंट जरूरी होता है। ये एक हमने बेसिक अंतर देखा, किसमें, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है कि ग्रोथ अलग चीज है और डेवलपमेंट अलग चीज है। बल्कि अगर मैं एक वेन डायग्राम खींचूं तो कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम मेरे सामने आएगा और वो वेन डायग्राम क्या कहता है कि देखिए, विकास अगर है तो उसके कोर में वृद्धि बैठी है, अर्थात बिना वृद्धि के विकास संभव नहीं है। ऐसा नहीं कह देना है कि वृद्धि अलग चीज है और विकास कहीं अलग चीज है, नहीं, बल्कि विकास के कोर में भी वृद्धि होती है। और अगर हम केवल वृद्धि की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ तो केवल ग्रोथ है ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर विकास के भी कोर में वृद्धि होती है, अर्थात विकास करना है तब भी आपको क्या करना होगा, अपने यहाँ पे जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा ताकि एक अच्छी आय हो सके और उस आय को सरकार विकास करने में अर्थात गुणवत्ता बढ़ाने में इस्तेमाल कर सके। ये एक मेजर डिफरेंस हो जाता है विकास में और वृद्धि में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सतत विकास, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर तरीके के एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है। अगर आप सतत विकास को देखें तो पर्यावरण में भी इससे संबंधित सवाल पूछता है, इकोनॉमी में भी इससे संबंधित सवाल पूछता है। सतत विकास बेहद जरूरी भी है। तो आपने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में सुना होगा, अब देखेंगे उसको एक सीरीज में, क्रम में उस बात को समझेंगे। सतत विकास के बारे में बात कर रहे हैं। सतत विकास से थोड़ा सा पीछे चलिए, हमने अभी पढ़ा विकास। विकास और सतत विकास में एक मेजर डिफरेंस है। देखिए, विकास कर रहे थे आदमी, लोग विकास कर रहे हैं, दुनिया विकास कर रही है। विकास के बाद में एक नया सवाल खड़ा हुआ कि अगर हम विकास की यही होड़ बनाए रखें, क्योंकि विकास के कोर में हमने बताया कि वृद्धि बैठी है, यानी आपको ग्रोथ तो करना ही पड़ेगा। ग्रोथ करने के लिए आपको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने में आपको पर्यावरण को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। आपको मिट्टी को इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा, आपको माइनिंग करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का सीधा सा मतलब है कि संसाधनों की बर्बादी होगी ही होगी। तो बात ये आई, सवाल ये खड़ा हुआ
कि विकास केवल ऐसा तो नहीं है कि हमारी केवल वर्तमान चीजों की जरूरतों की पूर्ति करता हो, फिर हमारे जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको हम क्या दे करके जाएंगे, हम किस तरीके के विकास की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आया, कब आता है, 1983 में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा गया सतत विकास। अब सतत विकास क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर उसको नोट्स में देख लेंगे। सतत विकास का सीधा सा मतलब है कि जितने भी प्रकृति के संसाधन हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि वो हमारी आज की जरूरतों की पूर्ति कर दे, और उसके बाद जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए भी संसाधन बचे रहे। जैसे पानी का हम इतना ज्यादा उपभोग, कंजम्पशन न कर लें कि हमारे आने वाली पीढ़ियां पानी के लिए युद्ध करें या पानी के लिए तरसें, पानी के लिए उनको समस्या हो। तो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि हमारी जरूरतों की भी पूर्ति हो जाए, नहीं तो फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा हमारा, और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संरक्षक जो संसाधन है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। इसको कहा गया कि ऐसा विकास करना है, और उसी को हमने कहा वो सतत विकास है। आइए डेफिनेशन को पढ़ें। जब प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अर्थात कंजम्पशन इस प्रकार से किया जाता हो कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकता को पूरा किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सतत विकास। बिल्कुल वही बात जो हमने बताया। बात रही नोट्स की, तो इन नोट्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। एज इट इज यही नोट्स आपको वहां मिलेंगे। उस टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम को और यूट्यूब दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। सतत विकास की जो अवधारणा है, सर्वप्रथम सतत विकास के बारे में 1983 में ब्रेटलैंड समिति ने बताया। इस समिति को यूएनओ द्वारा बनाया गया था। यूएनओ द्वारा बनाई गई इस ब्रेटलैंड समिति ने 1983 में सबसे पहले सतत विकास शब्द का इस्तेमाल किया और बताया कि सतत विकास क्या है, सतत विकास किसको कहते हैं। अब हमने सतत विकास की बात कर ली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर ली कि विकास नहीं करना है बल्कि सतत विकास करना है। इतनी बात करने के बाद में अब जैसे आपको ये पता चल गया कि मुझे एक ए नाम की परीक्षा है, ए नाम का मेरा एग्जाम है, उसको मुझे अचीव करना है, उसमें मुझे सफलता हासिल करनी है। अब ये तो आपका टारगेट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस अपने गोल के, उस अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे, ताकि आपने कहा कि पहले मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, फिर मैं इसका रिवीजन कर लूंगा, फिर मैं इससे संबंधित मॉक या टेस्ट पीवाईक्यू लगा लूं। ये क्या है, ये आपके गोल्स हैं, ये आपके लक्ष्य हैं, ताकि आप कहां पहुंचना चाह रहे हैं, आप उस एम को अचीव करना चाह रहे हैं जो आपने ड्रीम देखा है। सेम बात ही है, हमें सतत विकास को हासिल करना है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सतत विकास के लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। और उसी के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है सतत विकास लक्ष्य। इसके बारे में आप सुने होंगे, इससे संबंधित आपको चीजें देखने को मिलती रहती। सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र ने 2000 से लेकर के वर्ष 2000 से लेकर के 2015 तक कुछ गोल सेट किए, उनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा गया, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा गया। 2015 में वो गोल पूरे हो रहे थे। पूरे होने का मतलब है कि उनका वो समय पूरा हो रहा था जितने समय के लिए हमने वो 15 गोल सेट किए थे, 15 सालों के लिए जो गोल सेट किए थे। जैसे ही 2015 कंप्लीट हुआ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पूरे हुए कि नहीं हुए, उसके बाद में नए गोल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2016 से लेकर के 2030 तक के लिए, ये टाइम पीरियड बड़ा खास है, यहां से आयोग सवाल पूछता है। 2016 से लेकर के 2030 तक के लिए एसडीजी की घोषणा की गई। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि एसडीजीज किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक के लिए बनाए गए हैं, तो 2016 से लेकर के 2030 तक। किसकी समाप्ति पर बनाए गए? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2015 में पूरे हो रहे थे, तो 2016 से 2030 के लिए आने वाले 15 साल के लिए गोल बनाए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें 17 लक्ष्य रखे गए, 17 गोल्स को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 17 विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं उन पे बात कर लेते हैं। वो 17 लक्ष्य जो हमने कहे हैं वो कौन कौन से हैं। लगभग यूपी के किसी भी पेपर में, अगर आप पीसीएस दे रहे हैं या कोई लोअर रैंक का पेपर दे रहे हैं, और उत्तराखंड में भी यूकेपीएससी, एमपी में भी, बिहार में भी, और यूपीएससी तो यूपीएससी है, इन सभी परीक्षाओं में इन गोल से संबंधित डायरेक्ट सवाल आते हैं। एसडीजी 4 क्या कहता है, एसडीजी 3 क्या कहता है, एसडीजी 7 क्या कहता है।
बताइए निम्नलिखित में से सरकार की योजना है एसडीजी के कौन से गोल को पूरा करती है? तो आपको ये 17 के 17 गोल याद होने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक लय में आपको याद कराऊं। कौन कौन से 17 लक्ष्यों की बात हम कर रहे हैं? पहला गोल है गरीबी की पूर्ण समाप्ति, अर्थात जीरो पॉवर्टी की बात कर रहा है। दूसरा, भूखमरी की समाप्ति, जीरो हंगर पे बात कर रहा है। तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर की बात कर रहा है, यानी क्या कह रहा है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात कर रहा है। अगर हम चौथे गोल पे बात करें तो गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। छठे नंबर का गोल कहता है जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता पे बात कर रहा है। सेवंथ नंबर का स्वच्छ जल और स्वच्छता पे बात कर रहा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे बात हो रही है। सेवंथ नंबर में कहता है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा हो, क्लीन एवं अफोर्डेबल एनर्जी की बात कर रहा है। एट्थ नंबर का गोल है अच्छा काम और आर्थिक विकास, कहता है गुड वर्क और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात कर रहा है। नाइन्थ, उद्योग, इंडस्ट्री, नवाचार, इनोवेशन, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। 10th नंबर का गोल कहता है असमानता में कमी, इनइक्वालिटीज में कमी लानी है। 11 नंबर है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, टिकाऊ का मतलब सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 12th नंबर है जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पादन, उपभोग यानी कंजम्पशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। 13 नंबर पे बात करी है जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन के बारे में। 14 नंबर कहता है पानी के नीचे जीवन, यानी लाइफ बिलो वाटर। 15 कहता है भूमि पर, लाइफ ऑन लैंड। 16 शांति, पीस, न्याय, जस्टिस के लिए संस्थान, यानी इंस्टीट्यूशन फॉर पीस एंड जस्टिस। और 17 कहता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी, यानी क्या कहता है? पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहा है। ये 17 गोल है। किस तरीके से याद करने हैं? मैं एक लय बताता हूं, मैं एक तरीका, एक ट्रिक बताता हूं। आई होप आपको वो ट्रिक हेल्प करेगी। देखिए मेरे याद करने का तरीका ऐसा है। पहला गोल आपको याद करना है तो पहला गोल है कि सबसे पहले गरीबी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि पैसा इस दुनिया के कोर में है। किसी भी काम को करना है तो पहले पैसा चाहिए, पैसा आ जाएगा तो गरीबी हट जाएगी। तो सबसे पहले किस पे काम करना है? जीरो पॉवर्टी। गरीबी जैसे ही समाप्त होगी, जैसे ही आपके पास पैसा आया, आपकी गरीबी हटी, तो आप अपना सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले आप काम करेंगे, पहले पेट पूजा करेंगे, पहले अपना खाना खाएंगे। तो क्या होगा? अगर आप खा रहे हैं तो जीरो हंगर हो जाएगी। जैसे ही पैसा आया ऐसे आपने पहले अपनी भूख को समाप्त किया, जीरो हंगर पहला है, भूख समाप्त होगी। जैसे कहते हैं ना कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, जैसे ही भूख चली जाएगी ऐसे ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। 3 काम करें, गरीबी समाप्त हुई, भूखमरी समाप्त हो गई। जैसे ही भूखमरी समाप्त हो गई, आदमी पोषण मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है अच्छे से, तो उसका अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। और जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका जो वर्किंग एरिया है उसमें अलग तरीके की एनर्जी, अलग तरीके की पोटेंशियल उसकी दिखाई देगी, तो जीवन स्तर उसका अच्छा होगा, क्वालिटी एजुकेशन, उसको जो उसका जीवन है वो क्वालिटी पूर्ण होगा। 3 गोल आपको एक सीक्वेंस में याद हो गए होंगे। देखिए जब किसी के पास में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन स्तर है, उसके बाद में चौथा प्रयास होता है, सबसे पहले जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी तो पहले अपना खान पान आप अच्छे से पूरा करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जिम विम जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में फिर आप अपना जीवन स्तर, सोशल स्टेटस ठीक ठाक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि फिर एजुकेशन पे बात आती है कि अब हम या तो कहीं से कुछ और कर लें, या कोई भी माँ बाप भी होते हैं पहले अपने परिवार का पालन पोषण, पेट भरने का काम करते हैं, उनको अच्छा जीवन स्तर, और उसके बाद में फिर सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में, स्कूलिंग में ले, यानी अच्छी शिक्षा लें। तो चौथे नंबर पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। जैसे ही किसी समाज में एजुकेशन में क्वालिटी आ जाएगी, यानी आपको क्या होगा? क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलेगी तो लैंगिक समानता स्थापित हो जाएगी, यानी आप क्या भेदभाव नहीं करेंगे कि कोई महिला है, कि कोई पुरुष है, कि कोई ट्रांसजेंडर है, यानी लैंगिक समानता उस समाज में ऑटोमेटिकली स्थापित हो जाएगी। ये हमने 5 लक्ष्य सीक्वेंस में याद कर लिए। देखिए जहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलेगा, महिलाएं स्वच्छता पे विशेष ध्यान देंगी, स्वच्छ जल और स्वच्छता। मैं याद करने का तरीका बताता हूं, ऐसा यूएनओ नहीं कहता है, ये मेरा तरीका है। लैंगिक समानता, महिलाओं को बराबरी पे ले आए तो आपके ऑफिसेज में स्वच्छता देखने को मिलेगी, आपके यहाँ पे थोड़ा शेड्यूल ठीक होने लगेगा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, इस पे स्पेशल ध्यान हो जाएगा। नेक्स्ट,
सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। देखिए, कोई भी काम करना है उसके लिए आपको, किसी भी देश में कोई भी आपको काम करना है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, उसके लिए सबसे जरूरी फ्यूल है और वो है ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती हो और स्वच्छ हो, ताकि पर्यावरण को, स्वच्छ ऊर्जा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम ऐसा ना हो कि फॉसिल फ्यूल को, यानी जो हमारे जीवाश्म ईंधन है उनको जला करके हम ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं। थर्मल पावर से नहीं बनानी है, बल्कि किससे बनानी है, हमको बनानी है सोलर ऊर्जा से, हमको बनानी है विंड ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, हमको बनानी है जल विद्युत ऊर्जा से। तो सस्ती हो और कैसी हो, स्वच्छ ऊर्जा हो। ये 7 गोल यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा काम और आर्थिक विकास। अच्छे काम से पहले आप आर्थिक विकास को देखिए। देखिए, जिस देश में सस्ती और अफोर्डेबल एनर्जी होगी, मैंने कहा देश का कोर है, देश की बिल्कुल बेसिक नीड है क्या, ऊर्जा। अगर वहां पे ऊर्जा सस्ती है और स्वच्छ है, तो जाहिर सी बात है उस देश में आर्थिक विकास आपको देखने को ही मिलेगा। क्योंकि क्या कहा, विकास करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा सस्ती है तो 8वां गोल इसके साथ में आप जोड़ सकते हैं कि आर्थिक विकास होगा। जिस देश में आर्थिक विकास होगा उसके लिए उद्योग भी लगेंगे, वहां पे नवाचार भी होगा और वहां पे बुनियादी ढांचा भी सेटअप होगा, सड़कें बनेंगी, पुलें बनेंगे, संचार के नए नए माध्यम निकल करके आएंगे। तो ये हमारा 9 नंबर का गोल हो जाएगा। जिस देश में नवाचार आ जाएगा, इनोवेशन आ जाएगा, जिस देश में उद्योग यानी रोजगार डेवलप हो जाएगा, बुनियादी ढांचा बन जाएगा, वहां ऑटोमेटिकली असमानता में कमी आ जाएगी। असमानता, इनइक्वालिटीज में कमी, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, किसी भी तरीके की असमानता की बात हो, जैसे ही आप अर्निंग करने लगते हैं तो ये मैटर नहीं करता फिर कि आप एक महिला हैं कि पुरुष हैं, क्योंकि पैसा पैसा होता है। जब आप अर्निंग करने लगते हैं, जैसे सरकार आरक्षण दे के लोगों को नौकरियों में पहुंचा रही है, इसका मतलब है वो लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बराबर करना चाह रही है। और उसके बाद में जैसे ही लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस एक ठीक ठाक होगा, इक्वल होगा, तो फिर इसी के साथ साथ में पीछे चलता है सामाजिक स्तर। तो उनका सामाजिक स्तर भी एक स्तर पर जाकर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि जहां आर्थिक विकास है, उद्योग लगे हैं, नवाचार है, बुनियादी ढांचा है, वहां ऑटोमेटिकली 10वां गोल हो जाएगा। और वो 10वां गोल क्या है, असमानता में, इनइक्वालिटीज में आपको कमी देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जातिवाद कहीं ज्यादा पैर पसारे होता है कंपैरेटिवली। आप शहरों में उसको देखिए, सिटीज में देखिए, क्योंकि सिटीज में क्या है, लोग नवाचार लेकर के आ रहे हैं, उद्योग में लगे हैं, रोजगार में लगे हैं। तो वहां ये मैटर नहीं करता कि आपका पड़ोसी किस जाति से है, किस धर्म से है, लोग रह रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो बिल्कुल मैटर नहीं करता। वहां क्या है, वहां पे असमानता में कमी आ जाती है। जबकि गांव में, देहात में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती, मोहल्ले अलग के अलग होते हैं। इसके बाद में देखिए, टिकाऊ शहर हो जाएंगे, सस्टेनेबल सिटीज हो जाएंगी। सामुदायिक विकास होगा, जब सब लोग असमानता की कमी के साथ में चलेंगे, यानी सब लोग समानता के साथ चलेंगे, तो उस पूरे समुदाय का क्या देखने को मिलेगा, सामुदायिक विकास होगा। जहां टिकाऊ शहर हैं, सस्टेनेबल सिटीज हैं, जहां पे समुदाय का विकास हो रहा है, वहां लोग जिम्मेदारी के साथ तो उपभोग करेंगे और जिम्मेदारी के साथ ही उत्पादन करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे भूख है 4 रोटी की, मैंने 10 रोटी मंगा ली, फिर वो क्या करेगा, क्योंकि सस्टेनेबल सिटीज है। सस्टेनेबल सिटीज का मतलब होता है वो सिटी, उस तरीके की सिटी जो आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है और भविष्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित रही है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट लाइट पूरा दिन जल रही है, बल्कि उसी समय जिस समय जरूरत है। तो क्या कहा, जिम्मेदारी के साथ हमें उपभोग करना है और उसका उत्पादन भी जिम्मेदारी के साथ करना है, कंजम्पशन भी करना है और प्रोडक्शन भी उसी के साथ करना है। देखिए, ये सारी चीजें करने के लिए हमें जलवायु कार्यवाही पे काम करना पड़ेगा, क्लाइमेट एक्शन करना पड़ेगा, तभी हमारे शहर सस्टेनेबल हो सकेंगे। क्लाइमेट एक्शन आपको पता है, लगातार तापमान बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु कार्यवाही करनी है, क्लाइमेट एक्शन करना है। क्लाइमेट एक्शन जैसे ही करेंगे तो पानी के नीचे का जो जीवन है, यानी जो मरीन लाइफ है, वो भी ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार भूमि पर जीवन भी, पहले पानी पे बात करनी है, फिर भूमि पे बात करनी है। इसके बाद में शांति, न्याय और उनके लिए एक संस्थान चाहिए ताकि शांति बनी रहे, सबको जस्टिस मिले। और अगर आपको ऊपर के 16 गोल अचीव करने हैं तो उसके लिए आपको सामूहिक भागीदारी करनी पड़ेगी, यानी एक म्यूचुअल पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, साझेदारी करनी पड़ेगी। यानी हम सब मिलकर के ही इन 17 गोल को अचीव कर सकते हैं, बजाय इसके कि कोई अकेला देश इसको अचीव करने की कोशिश करे। केवल अकेले के करने से क्लाइमेट एक्शन नहीं होगा, बल्कि सभी देश, दुनिया के सभी देश मिलकर के क्लाइमेट एक्शन पे काम करेंगे, इन 17 के 17 गोल को अचीव करने का प्रयास करेंगे, तो ये माना जाएगा कि सतत विकास पे सही काम हो रहा है। प्रत्येक देश इस पे काम भी करता है, इससे संबंधित कुछ रिपोर्ट्स भी आती हैं और आयोग उन रिपोर्ट से संबंधित आपसे सवाल भी पूछता रहता है। तो आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट और ग्रोथ, इन तीनों में एक मेजर डिफरेंस समझ में आया होगा। 17 गोल कौन कौन से हैं, ब्रेटलैंड कमेटी कब बनाई गई, किसने बनाई, किसके लिए बनाई, सतत विकास किसको कहते हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अभी तक के जो टॉपिक हमने समझे वो आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से समझ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो आप उसको लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ इंडेक्सेस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।